नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के विकास के संबंधित तमाम विषयों पर प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन भी लिया। साथ ही राज्य के विकास में सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। सीएम ने पीएम से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की भांति हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और चंपावत में शारदा कॉरिडोर के मास्टर प्लान के अनुरूप अवस्थापना विकास के लिए सीएसआर के जरिए वित्त पोषण का भी अनुरोध किया है। इसके अलावा सीएम ने इस साल 2026 में होने जा रही नंदा राजजात यात्रा के लिए 400 करोड़ की धनराशि केंद्र से उपलब्ध कराए जाने का भी अनुरोध कर यात्रा का भी आमंत्रित किया है। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री ने मुलाकात भी की, कितनी खास ये मुलाकात मानी जा रही है प्रधानमंत्री मोदी से? लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि हम पीएम मोदी से मिले हैं सीएम धामी, और इस दौरान राज्य के विकास से संबंधित कई विषयों पर भी चर्चा हुई है। और संवाददाता अमित रतूड़ी एक बार दोबारा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, कितनी खास ये मुलाकात मानी जा रही है मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? देखिए विशाल, आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज यानी कल की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक भेंट की है, जिसमें भेंट के स्वरूप में उन्होंने तमाम जो है अपनी राज्य सरकार की उपलब्धियां बताई हैं, किस तरीके से राज्य सरकार राज्य में काम कर रही है, क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं। साथ ही साथ बड़ी बात इस बैठक में ये निकल के आया है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है एक और नंदा राजजात यात्रा की बात करें जो कि 2026 में होनी है, साथ ही साथ 2027 में जो कि हरिद्वार में कुंभ लग्न है उसका निमंत्रण में दिया है। और नंदा राजजात यात्रा के लिए जो है हम बात करें करीब 300-400 करोड़ के लिए उसके लिए उसकी जो व्यवस्थाएं होनी है यात्रा मार्ग को लेकर, उसके लिए एक विशेष पैकेज की मांग की है। साथ ही साथ 2027 जो महाकुंभ होना है हरिद्वार में, उसके लिए भी करीब जो है 400-500 करोड़ के लिए एक मांग की है, सहायता की राशि की मांग की है, अनुदान की, ताकि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को ये अनुदान राशि प्राप्त कर दे और जो कुंभ जो होना है वो भव्य और दिव्य तरीके से हो। साथ साथ जो नंदा राजजात यात्रा 2026 में होनी है वो भी, क्योंकि ऐतिहासिक यात्रा होती है, हर 12 साल बाद होती है, तो उसको भी किस तरीके से सरकार बहुत अच्छी तरह से कर सके उसको लेकर भी अनुदान मांगा गया है। तो कहीं ना कहीं ये अगर हम बात करें तो ये जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो शिष्टाचार भेंट हुई है ये कई मायनों में खास मानी जा रही है, चाहे वो राजनीतिक गलियारों में या राजनीतिक परिदृश्य से हम समझें या फिर उसको हम ये समझें कि जिस तरीके से जो यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं या फिर आने वाली जो संचालित योजनाएं हैं, चाहे वो गढ़वाल की बात करें या कुमाऊं की बात करें, तो यहाँ पर जो पर्यटन के दृष्टिकोण से मानस खंड और केदारखंड में जो काम होने हैं उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सहयोग राशि अनुदान करने की बात कही है। जी विशाल। अमित, विकास कार्यों पर क्या कुछ चर्चा हुई है और क्या माना जाए, क्योंकि नंदा राजजात यात्रा भी है और ऐसे में कहा भी जा रहा है कि उत्तराखंड में जिस तरह की यात्राएं चल रही हैं उनको काफी बढ़ावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया था जब पहले वो आए थे। तो क्या अब किन किन चीजों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के आग्रह किया जा रहा है? देखिए मुख्यमंत्री धामी ने ये कहा है कि जो मानस खंड परियोजना और साथ ही साथ जो हम बात करें टनकपुर चंपावत जनपद में टनकपुर जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर शारदा कॉरिडोर का जो निर्माण होना है उसके लिए किस तरीके से जो अव्यवस्थापनाएं जो विकसित की जानी होती है उसके लिए एक अनुदान राशि की भी मांग की गई है। साथ साथ केदारखंड यानी जो गढ़वाल में कई सारे जो मंदिरों का जीर्ण शीर्ण है या फिर उनको जो मंदिर जो वहाँ पर किस तरीके से लोगों को लाया जाए, किस तरह से तीर्थ यात्रियों को, श्रद्धालुओं को वहाँ पर उसको बढ़ावा दिया जाए, लाया जाए कि लोग वहाँ पर भी आ सकें और दर्शन कर सकें। तो इन चीजों को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रधानमंत्री से। साथ ही साथ वहीं मुख्यमंत्री धामी ने अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी वर्तमान में संचालित चारधाम यात्रा की सफलता जो संचालन है उसकी जानकारी दी है। साथ साथ उनका धन्यवाद व्यक्त किया है किस तरीके से बद्रीनाथ में जो है मास्टर प्लान के जो कार्य चल रहा है
उसकी उनको जानकारी दी है। साथ साथ केदारनाथ में जो यात्रा चल रही है, मानसून को दृष्टिगत किस तरीके से राज्य सरकार काम कर रही है, ये तमाम जो जानकारियां हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है अपनी इस बैठक में। बिल्कुल अमित, मुलाकात बहुत में। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे रुद्रपुर में 19 जुलाई को निवेश ग्राउंडिंग समारोह, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को किया निर्देशित। प्रदेश सरकार ने 2023 में निवेश प्रस्ताव पर किया था एमओयू। 3.56 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर किया गया था एमओयू। निवेशकों से भी लिया जाएगा सुझाव। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी इस दौरान दे दिए हैं। 2023 में निवेश प्रस्ताव पर एमओयू साइन हुआ था और अब इसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी हो चुका है। तो आपको बता दें 3.56 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू साइन किया गया था और अब निवेशकों से भी इस पर सुझाव लिया जाएगा। तो रुद्रपुर में 19 जुलाई को निवेश ग्राउंडिंग समारोह किया जाना है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह ग्राउंडिंग ये होनी है और अभी बैठक में क्या कुछ निर्देश भी दिए गए हैं? देखिए विशाल, आपको बताऊं कि जो कृषि मंत्री हैं गणेश जोशी, उन्होंने एक बैठक की है संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ, कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ कि जो चूंकि आगामी 19 जुलाई को जो है गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है उधम सिंह नगर जनपद में रुद्रपुर में, तो वहां पर जो है एक ग्राउंडिंग 14 करोड़ की जो है करीब ग्राउंडिंग की एक परियोजना है, जिस पर की जो उसका हम बात करें तो उसका शिलान्यास गृह मंत्री करेंगे। दरअसल 2013 में इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें कई निवेशक, चाहे हम देश की बात करें या विदेशों की बात करें, कई निवेशक उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। उन निवेशकों का राज्य सरकार की तरफ से निवेशकों को यही बताया गया था कि आप उत्तराखंड में जो है निवेश करिए। उत्तराखंड में चाहे आप टूरिज्म सेक्टर में करिए, उद्योग सेक्टर में करिए या फिर किसी भी अन्य सेक्टर में करें तो राज्य सरकार आपको आपका सहयोग करेगी, आपको लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराएगी। तो उसी के तहत जो है उद्योग विभाग में जो है एक निवेश होना है, जिसको तहत जो है हम बात करें तो जो 14 करोड़ को लेकर 14 करोड़ की लागत से जो है एक ग्राउंडिंग का जो काम होना है रुद्रपुर में, उसका शिलान्यास किया जाना है, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह जो है रुद्रपुर का दौरा करेंगे जो आगामी तारीख में 19 तारीख में। उसको लेकर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ जो है यहाँ उत्तराखंड राज्य के जो कृषि मंत्री गणेश जोशी, उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और निर्देश दिए हैं कि जो संबंधित जो स्थल है जहाँ पर ये काम होना है, जहाँ पर ये सारी सुविधाएं होनी है, वहाँ पर किस तरीके से शौचालय की व्यवस्था हो या फिर जो लोग वहाँ पर आएंगे यातायात की व्यवस्था होनी है या फिर तमाम अन्य तरीके की जो व्यवस्था है, ताकि जो अन्य देशों से जो यहाँ पे लोग पधारेंगे, लोग जो निवेशक पधारेंगे, उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, किसी तरीके की असुविधा ना हो, उनके लिए बेहतर व्यवस्था की है, ताकि वो जो भी व्यक्ति यहाँ पे पहुंचे, चाहे वो निवेशक हो, स्थानीय लोगों को एक बेहतर मैसेज लेकर अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने देशों में पहुंचे कि राज्य सरकार की तरफ से जो है निवेशकों को के लिए किसी भी तरीके से कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है। उनके लिए राज्य सरकार लगातार खड़ी है और बेहतर काम करते हुए नजर आएगी। दरअसल हम इन्वेस्टर समिट की बात करें तो इसमें कई सारे एमओयू साइन हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो उसी एमओयू की हम बात करें तो उद्योग विभाग में एक एमओयू साइन हुआ था, जिसके तहत अब गृह मंत्री अमित शाह जो है 19 तारीख को अगर हम बात करें तो उसमें इसका शिलान्यास करेंगे परियोजना का। विशाल, बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से, त्रिस्तरीय के पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव में 22,429 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। 1,361 प्रधान निर्विरोध भी चुने गए हैं। वहीं 5,019 ने अपने नाम वापस भी ले लिए हैं। अब 32,580 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 60,028 प्रत्याशियों ने नामांकन भी इस दौरान किया था। 11,082 पदों पर 32,580 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 5,019 लोगों ने अपने नाम वापस भी लिए हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां भी हैं चुनाव को लेकर और क्या अब अपडेट्स आने शुरू हो गए हैं?
गतिमान है और लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो सरगर्मियां भी चुनाव को लेकर तेज होती जा रही हैं। पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न पदों पर अगर बात करें तो 60,028 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था और ऐसे में देखा जाए तो इनमें से पंचायत चुनाव में 1361 प्रधान समेत जो है 22,429 प्रत्याशी जो है वो निर्विरोध चुने गए हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो 5,019 ने अपना नामांकन जो है वो वापस भी लिया है। यानी कि अगर आप देखें चुनाव मैदान में तो 32,580 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है जो 11,082 पदों के लिए अब चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो प्रथम चरण में 17,829 और दूसरे चरण में 14,751 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जिनके लिए मत का प्रयोग होगा और जो है मतदाता इनके लिए उनका भाग्य तय करते हुए नजर आएंगे। जी योगेश, ऐसे में मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग की ओर से किस तरह से कार्य किया जा रहा है कि पहाड़ों में लोग घरों से बाहर भी निकलें, मत का उपयोग भी करें, क्योंकि बड़ी संख्या में अक्सर ये देखा जाता है कि मत प्रतिशत कम रह जाता है हर बार। देखिए बिल्कुल जिस तरह से मत प्रतिशत की बात है तो मत प्रतिशत को लेकर के विशाल लगातार जो है अवेयरनेस कार्यक्रम जो है जिला स्तर पर चलाए जा रहे हैं। तहसील स्तर पर भी कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है, लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे अपने मत का प्रयोग जो है करते नजर आए। इसलिए निर्वाचन आयोग ने भी तमाम तैयारियां पूर्ण की हैं, तमाम तरह की जो है व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और अगर देखा जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग मानसून की चुनौती के बीच जो है तमाम जो तैयारियां की हैं उसमें यही चाहता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ नजर आए, वो बढ़े किसी भी तरीके से। इसके लिए लगातार प्रेरित करते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो प्रत्याशी हैं वो भी काफी मेहनत करते हैं कि जो उनके हक के वोट हैं प्रति उनके वोट कर सकते हैं उनको ले जाकर वो पोलिंग बूथ तक कोशिश करते हैं, चाहे वो गाड़ी की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाओं के जरिए ताकि वोटिंग हो। इससे वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ता ही है, इसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं जागरूकता भी लाने का प्रयास रहता है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं उसके अनुरूप कितना जो है सफलता जो है राज्य निर्वाचन आयोग को मिलती है। बिल्कुल योगेश, बहुत द्वारा हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आजकल डॉक्टर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जब हॉर्नबिल टीवी की टीम डॉक्टरों की कमी के बारे में जानकारी लेने पहुंची तो स्टाफ ने कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। उसके बाद ऑफ कैमरा बताया कि वर्तमान में इस केंद्र में एक प्रभारी डॉक्टर सहित 4 स्थायी डॉक्टर और 6 डॉक्टर बॉन्डधारी हैं, जिसमें से 2 डॉक्टर अवकाश पर और 2 डॉक्टर 4 धाम यात्रा मार्ग पर ड्यूटी पर हैं। केवल 1 डॉक्टर मरीज को देख रहा है। साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौन दिखाई दे रहे हैं। सोमवार देर शाम हुई मूसलाधार बारिश से लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में संतोला डेंजर जोन और यूरानी में भारी मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग पिछले 1 घंटे से बंद पड़ा हुआ था। बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष दीपेंद्र अधिकारी ने बताया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में आए मलबे में एक कैंटर और स्विफ्ट डिजायर कार कीचड़ में धंस गई, जिन्हें जेसीबी की मदद से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दीपेंद्र अधिकारी ने बताया है कि पूर्व में एनएच के अधिकारियों से बंद पड़े कलमठ मार्ग को खोलने की मांग भी की गई थी, पर मांग को अनसुना किया गया है। कल देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित नरसिंगाचल पर्वत पर भारी भूस्खलन होने से बाजार में बड़े बड़े पत्थर और मलबा आने से 2 आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके अलावा एक पिता पुत्र भी घायल हो गए थे और पत्थरों की चपेट में आने से 3 वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए थे। इसके अलावा 4 बिजली पोल टूटने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति भी ठप हुई थी। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान मंत्री प्रसाद नैथानी ने सरकार और प्रशासन से प्रभावितों को विस्थापित करने के साथ ही घटना के सभी प्रभावितों को उचित मुआवजा दिए जाने पर भी मांग उठाई है। अभी मैं भ्रमण पर था क्षेत्र में, मुझे पता चला हमारे जो यहाँ पे टोडरे जी हैं टीटू भाई, उनके माध्यम से कि यहाँ पे भाव बाज़ार में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है। तो मैं यहाँ आया, मैंने देखा है कि भाव बाज़ार जो है इस लैंडस्लाइड की पूरी जद में है और इस यहाँ पर वो तो मैं
बद्री विशाल जी को, रघुनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ, गंगा मैया को, कि कोई कैजुअलिटी नहीं हो पाई। तो यहाँ पर प्रशासन को, सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। यहाँ पर लोगों को रिहेबिलिटेशन की बात होनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके, जिनके मकान टूट गए हैं, जिनकी गाड़ियाँ टूट गई हैं और जिनका जो भी नुकसान हुआ है, उनको तत्काल जो है राहत, उनमें मुआवजा दिया जाए उनको, और मुख्य रूप से परमानेंटली यहाँ पर जो है इस भूस्खलन के से बचाव की व्यवस्था सरकार करे। ये मेरी सरकार से विनती। पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार रमेश तनवार और प्रभारी सीआईओ पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार युवकों के कब्जे से 3 किलो से ज्यादा अवैध चरस बरामद की है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उनकी ओर से चरस को हरिद्वार और ऋषिकेश क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा था। वर्तमान में जनपद में प्रचलित श्रावण कावड़ मास यात्रा में जितने भी नशा सप्लायर यहाँ पर एक्टिव होते हैं, उनके ऊपर सतर्क निगरानी हमारी जनपद पुलिस के द्वारा रखी जा रही है। इसी के क्रम में हमारी टीम्स के द्वारा 2 नशा सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों नशा सप्लायर से कुल 3 किलोग्राम से अधिक की मात्रा में चरस बरामद की गई है। हमारी टीम्स ये प्रयासरत थी कि जो श्रावण कावड़ मास यात्रा है, इस समय कई बाहर के लोग आते हैं जिनको यहाँ पर चरस की सप्लाई करवाई जाती है। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने इन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और दोनों की गिरफ्तारी के उपरांत आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी अधिसूचना के अनुसार ही चुनाव कराने का निर्णय लिया है। सोमवार को दोपहर 2 बजे से चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कल भी चुनाव चिन्ह आवंटित का कार्य होगा। पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है। हाईकोर्ट, सत्ता पक्ष और बीजेपी के साथ विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। नैनीताल हाईकोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई के बाद अब ये साफ हो गया है कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव जारी अधिसूचना के अनुसार ही होंगे। 24 जुलाई को पहले चरण में मतदान होगा, लिहाजा चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया जारी है। इससे पहले हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चुनावी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि 6 जुलाई को जारी निर्वाचन आयोग के आदेश पर रोक लगाई गई थी। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के लिए जारी अधिसूचना के तहत कार्यवाही को आगे बढ़ा सकता है। आज दूध का दूध और पानी का पानी माननीय न्यायालय की डबल बेंच ने कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि जो 11 जुलाई का जो फैसला था वो फैसला यथावत है, यानी कि 6 जुलाई का जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो सर्कुलर था, जिसे स्टे किया था, और उस स्टे के साथ साथ अपनी जो कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उस आदेश में ये भी कहा है, उस सर्कुलर को स्टे करने के साथ साथ जो पंचायती राज एक्ट है उसके तहत राज्य में चुनाव हो, निर्वाचन हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। 11 जुलाई 2025 को पारित हुआ था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि 6 जुलाई 2025 के माननीय चुनाव आयोग के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, एक्ट अपॉन नहीं किया जाएगा, वो यथावत है। इसी बात को जब सुनवाई हुई, जब विस्तृत सुनवाई हुई बाद में, फिर माननीय उच्च न्यायालय ने यही दोहराया कि इलेक्शन रोकने के लिए ना तो याचिका आई थी, ना कोर्ट का यह मत था, और ना ही इलेक्शन रोकने की कोई कोशिश याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई। जहां तक यक्ष प्रश्न है कि जो 2 जगह लोग हैं उनका क्या होगा, तो उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपना आदेश यथावत रखा है, यानी कि स्थगन हटाओ प्रार्थना पत्र जो राज्य चुनाव आयोग का आया था उस पर स्थगन नहीं हटाया गया है, उस पर कोई स्थगन हटाने का ऑर्डर नहीं हुआ है। और कोर्ट ने पूछा भी चुनाव आयोग से कि क्या आप चाहते हैं उस पर कोई ऑर्डर पास किया जाए, तो उन्होंने बस ये कहा कि हम उस पर कुछ एज सच विस्तृत ऑर्डर भी नहीं चाहते। जो धारा 9 है पंचायती राज अधिनियम 2016 की, उसके विरुद्ध ना माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ कहा है, केवल चुनाव आयोग ने कहा था 6 जुलाई को, जिस पर स्थगन पारित हुआ था, वो स्थगन आज भी यथावत है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 6 जुलाई के आदेश पर रोक है और 11 जुलाई 2025 को पारित किया गया आदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार है, इसलिए आयोग अधिनियम के अनुपालन को स्वयं जिम्मेदार है। 6 जुलाई को आयोग की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया था कि जिन प्रत्याशियों का नाम ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट में है उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाए, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, जो अब तक जारी है। याचिकाकर्ता ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 6 और धारा 9 की उपधारा 7 का जिक्र कर कहा कि एक से अधिक मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। देखिए, मैं केवल इतना कहूँगा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11/7/2025 को जो एक आदेश पारित किया गया था, उसके संबंध में जो है हमने एक क्लैरिफिकेशन प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया था और हमारे आयोग अधिवक्ता ने आज सुनवाई उपरांत हमें अवगत कराया गया है कि जो है चुनाव की कार्रवाई पर किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है और आयोग जो है निर्वाचन की संपूर्ण कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। पंचायत चुनाव को लेकर विपक्ष का हमला आज भी जारी है। राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने तो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए मौन व्रत तक रख लिया है। उन्होंने कहा कि मौन व्रत तो श्रावण के पहले सोमवार को उन लोगों को समर्पित है जो लोग आज पंचायती राज चुनाव की धांधली के शिकार हो रहे हैं। पंचायत चुनाव में मनमानी की जा रही है, पंचायती राज एक्ट की अवहेलना हो रही है। हरदा का आरोप है कि चुनाव आयोग सत्ता के चुंगल में फंस गई है, वो उसके तोते की तरीके से काम कर रही है। देखिए, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव डिक्लेयर हो गया है और हाई कोर्ट जिस तरह का स्टैंड लिए हुए, इससे स्पष्ट लग रहा है कि वो चुनाव को बाधित नहीं होने देना चाहते हैं। हाँ, ये ठीक है, किसी को लगेगा कि इस चुनाव में जो नियमावली बनी है या जिस प्रकार से चुनाव के अंदर जो भी निर्णय हुए हैं, उन निर्णयों को लेकर कोई अगर असंतुष्ट होगा तो स्वाभाविक बात है, कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं, वो हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। उसके बाद कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, वही अंतिम वर्डिक्ट होगा। लेकिन कुल मिला के चुनाव नहीं रुकने वाले हैं, ऐसी स्थिति बन गई है। जो लोग आज पंचायती राज चुनाव की धांधली के शिकार हो रहे हैं, हमारे राज्य के अंदर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, सत्ता मनमाने तरीके से पंचायती राज एक्ट की अवहेलना कर रही है। जो संस्था चुनाव करवाने के लिए विधानसभा द्वारा अधिनियमित है, वो संस्था सत्ता के चंगुल में फंस गई है, वो उसके तोते की तरीके से काम कर रही है। अभ्यर्थीगण परेशान हैं, उम्मीदवार पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे हैं, कोई हाई कोर्ट में है तो कहीं कोई अलग अलग तरीके से अपनी गुहार लगा रहे हैं। ये राज्य के अंदर ग्रामीण स्तर तक यदि इस तरीके से लोकतंत्र की अवहेलना होगी, उसकी हत्या होगी, तो माँ ये राज्य के लिए बहुत घातक है। इसलिए मैंने ये मौन उपवास रखा और ये आपको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। देवभूमि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर पहले भी विपक्ष सवाल उठा रहा था और आज भी विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम के अनुसार 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम वाले लोग ना तो चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही वोट दे सकते हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि आयोग पंचायत राज अधिनियम के पालन के लिए स्वयं जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि हमने चुनाव पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि चुनाव आयोग की तरफ से 6 जुलाई को जारी सर्कुलर पर रोक लगाई है और 6 जुलाई को जारी सर्कुलर में क्या कहा गया था ये सभी जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।